हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी की चैप्टर 16 दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। लाइन बाय लाइन हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्योंकि आपकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि नीट के एग्जाम में आपके मैक्सिमम आपका एनसीईआरटी से आता है। कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकते हैं, या फिर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरी बुक्स को स्टडी करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हम एक एक लाइन को स्टडी करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फूड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड है। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एनिमल्स भी अपना फूड किसी न किसी मेथड से लेते हैं। ठीक है, तो फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फूड जो भी हम खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे? मेजर। सेकेंड माइनर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मेजर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, सीपीएफ। ठीक है, एंड माइनर प्रोटीन्स है विटामिन, ऑल काइंड ऑफ विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, जितने भी आपको पता है। ठीक है, एंड इसके अलावा मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? मिनरल्स होते हैं आयरन, जिंक, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम। छोटे छोटे मिनरल्स, ये सारे बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो माइनर एंड मेजर कंपोनेंट समझ में आ गया क्या होते हैं? देखते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि माइनर कंपोनेंट्स हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब इसका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, तो क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। फूड से ही एटीपी बन रहे हैं, जो कि एनर्जी करेंसी है। तो फूड क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है। ऐसे मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है जो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए मैंडेटरी हैं। सॉरी, कॉल आ रही थी। द वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर पी भी लेते हैं थोड़ा सा, है ना? ये जो वाटर पीते हैं, इसका क्या यूज है? ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही हैं इस टाइम पे, आप भी पानी पीते रहा करिए। जैसे ही प्यास लगे, नहीं भी लगे तो भी पी लिया करिए। डिहाइड्रेशन से बचाता है हमारी बॉडी को, और इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट लाइन क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट, इस तरह के जो भी सब्सटेंसेस हैं, वो हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर सकती है। क्या करती है? उसे ब्रेक करती है। स्टार्च को वो ग्लूकोज में ब्रेक कर देती है, स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक कर देती है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देती है। किसमें? अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देती है। फैट को किस में ब्रेक करती है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देती है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये क्या है? बेसिकली क्या कर रही है? ये पॉलीमर्स को मोनोमर बना रही है। ठीक है, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर? पॉलीमर से मोनोमर। तो डाइजेशन का क्या है? नेक्स्ट लाइन में जो आपका दिया हुआ है वो है आपकी डेफिनेशन डाइजेशन की। जितना इंपॉर्टेंट हुआ करे उसे हाईलाइट कर लिया करिए। दिस प्रोसेस ऑफ conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion. ठीक है, and is carried out by the
डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये किसकी हेल्प से होती है प्रोसेस? डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से होती है। सिस्टम बेटा क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिसमें एक टाइप के सेल या एक टाइप के टिश्यूज इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलकर एक साथ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक पूरा काम कर रहे हैं, तो इसे सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि आपका कंप्यूटर एक सिस्टम है, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है या डेस्कटॉप जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है? सीपीयू होता है, माउस, कीबोर्ड, डेस्कटॉप, अलग अलग होते हैं सारी चीजें डेस्कटॉप में, तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। इसी टाइप से हमारा क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, माउथ से लेकर के एनस तक बहुत कुछ है। इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लीवर, पैंक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, बहुत कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। वो सब अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को भी समझना जरूरी है। तो हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे, देन हम डाइजेशन को समझेंगे। क्लियर? डाइजेशन किस टाइप का प्रोसेस है? ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर कि डाइजेशन मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल मेथड है, ठीक है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ये मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड है। मैकेनिकल मींस यहाँ पर क्रशिंग ऑफ फूड एंड फूड की मतलब फिजिकल जितना प्रोसेस होता है वो भी होता है डाइजेशन में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एंजाइमेटिक मेथड से डाइजेशन नहीं किया जाता है। हम खाना खाते हैं, दांतों से पहले उसे क्रश करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ने की प्रोसेस है ये मैकेनिकल है। इसके अलावा भी मैकेनिकल प्रोसेस हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चलती है। हमारा स्टमक भी कंटिन्यूअसली इस तरह से प्रोसेस करता है खाने को, छोटा छोटा पार्ट्स में ब्रेक करता है, और उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, उसे बायोकेमिकल मेथड बोलते हैं। तो मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल है, ठीक है। लास्ट, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। वो भी हम डिटेल में देखेंगे 16.1 फिगर को। डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में है एक एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो मोटे मोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकंड वन इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो उसमें ग्लैंड्स जिनसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लॉन्ग एक्सटेंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विद इन बॉडी। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये दो तरफ से ओपन होती है। एंटीरियरली कैसे ओपन होती है? एंटीरियरली ओपन होती है माउथ से एंड पोस्टीरियरली ओपन होती है एनस से। तो ये क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ह्यूमन में कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके अलावा ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब। जिसकी भी बॉडी ऐसी होती है उसी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मीनिंग क्या है बेटा? एक मोटी ट्यूब के अंदर एक पतली ट्यूब, है ना। तो हम अपनी एक्सटर्नल बॉडी को मान लेते हैं एक मोटी ट्यूब है, उसके अंदर एक पतली ट्यूब पड़ी हुई है जिसमें डाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स भी हेल्प करती हैं डाइजेशन में। एलिमेंट्री कैनाल पे आ जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में देखते हैं क्या क्या है हमारे। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग क्या है? माउथ है। एंड पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है? एनस है, ठीक है। आगे की तरफ माउथ से खुलता है और पीछे की तरफ एनस में खुलता है, ठीक है। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। इसको हम माउथ कैविटी भी कभी कभी बोलते हैं। क्लियर? बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी या माउथ कैविटी भी बोला जाता है। माउथ के अंदर क्या क्या होता है? मिरर ओपन करो, उसमें अपना चेहरा देखो, क्या क्या दिख रहा है? सबसे आगे आपके टीथ दिखेंगे, फिर आपकी टंग दिखेगी, है ना। टीथ एंड टंग दिख रहा है, तो टीथ एंड टंग के बारे में देख लेते हैं क्या है। आपको अपने दांतों के बारे में तो एटलीस्ट पता ही होगा कुछ चीजें, जैसे कि आपके दांत जॉ बोन में बहुत गहराई से धंसे हुए होते हैं। ऐसे नहीं होते आसानी से बाहर निकल आए, है ना, ऐसा नहीं होता है। बहुत गहराई से धंसे हुए होते हैं जॉ बोन के अंदर। इस तरह का जो अटैचमेंट होता है
जॉ बोन के अंदर, सॉकेट के अंदर जो धसे हुए टीथ होते हैं, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म्स 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। हमारी लाइफ में 2 टाइप के टीथ आते हैं हमेशा। आपने भी देखा 9, 10 या 7, 8 की एज में आप जब रहे होगे तो आपके दांत टूट गए होंगे, खिड़की खुल गई होगी और हंसने में शर्म आती होगी आपको, है ना। शाय फील करते थे, अरे कुछ देख ना ले, मेरे आगे के दांत चले गए, ऐसा होता था। ऐसे क्यों चले जाते थे दांत आपके? आपने ख्याल नहीं रखा दांतों का। कितना भी ख्याल रख लो, उन दांतों को जाना ही जाना है। वो कैसे टीथ होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? मिल्क टीथ। और दूसरे परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं जो कि आपके लाइफ टाइम रहते हैं, जब तक कि आप उनकी केयर कर पाओ। तो इस तरह के जो सेट, 2 सेट मिलते हैं लाइफ में, इस तरह के डेंटिशन को बोला जाता है डाइफायोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन, ठीक है। डाइफायोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन। नेक्स्ट है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। पहले हम बकल कैविटी को कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं क्योंकि वो हम कर रहे हैं, उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। माउथ, कितने परमानेंट टीथ होते हैं डाइफायोडॉन्ट टाइप के ह्यूमन बीइंग में? एडल्ट में कितने टीथ होते हैं? डाइफायोडॉन्ट में, एडल्ट में होते हैं 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। तो एडल्ट में 32 होते हैं, तो चिल्ड्रंस में अलग होगा कुछ नंबर। क्या होता है? चिल्ड्रंस में टीथ होते हैं 20 मिल्क टीथ होते हैं एंड 32 परमानेंट टीथ होते हैं। इसके अलावा एक और स्टेज आती है जब बेबीज के दांत टूटते हैं और उसके बाद जो न्यू टीथ आते हैं, उसके बाद 4 दांत हमारे ऐसे हैं जो बहुत टाइम तक लाइफ में नहीं आते हैं, अराउंड 25 की एज तक तो नहीं ही आते हैं। तो उन टीथ को क्या बोला जाता है? विजडम टीथ बोला जाता है, ठीक है। विजडम टीथ। और ये एक वेस्टिजियल पार्ट है हमारी बॉडी का। वेस्टिजियल पार्ट इस सेंस में क्योंकि इनका अब कोई यूज नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में च्यू करने की ज्यादा जरूरत होती थी, इसलिए विजडम टीथ भी रिक्वायर्ड थे। अब तो ये बहुत लेट आते हैं लाइफ में, इवन अभी आप लोगों के तो आए भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक वेस्टिजियल पार्ट है। मैं आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 वेस्टिजियल पार्ट्स बताऊंगी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मैंने कौन कौन से 2 वेस्टिजियल पार्ट्स बताए, ठीक है। 32 परमानेंट टीथ होते हैं। एक बार इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे अभी। 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, यानी कि हम लोग कैसे हैं? हेट्रोडॉन्ट हैं। जिसमें सेम टाइप के टीथ होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? होमोडॉन्ट, ठीक है। जिसमें सेम टाइप के टीथ होते हैं वो होमोडॉन्ट टाइप होता है, और डिफरेंट टाइप के लिए हेट्रोडॉन्ट वर्ड यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं टीथ? नेम बताइए। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। इसे हाईलाइट कर लो। क्या क्या हाईलाइट करने वाला मिला हमें? 32 परमानेंट टीथ होते हैं, हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन होता है, हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन, एंड कौन कौन से टीथ होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्लियर? एक बार आप फॉर्मूला को देखते हैं ठीक से। फॉर्मूला हम जब भी लिखते हैं तो हाफ जॉ बोन से लिखते हैं, हाफ का लिखते हैं, ठीक है। पूरा हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो इधर हाफ का होगा वही सेम इस तरफ हाफ का होगा, ठीक है। इसलिए हम पूरा नहीं लिखते हैं। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसी सीक्वेंस में हम फॉर्मूला लिखते हैं 2 1 2 3। ये कंप्लीट सेट ऑफ टीथ है। ये एडल्ट का जो 32 परमानेंट टीथ होते हैं ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। एड ऑन करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। देखो 2 + 1 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टीथ ऊपर, 8 टीथ नीचे। अब इसको हम डबल कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16 ऊपर 16 नीचे, यानी 32 टीथ। मिल गया पूरा कंप्लीट फॉर्मूला आपका हो गया ये। लेकिन बेबीज में फॉर्मूला अलग होगा। बेबीज का फॉर्मूला लिखते हैं, ये तो हो गया एडल्ट का आपका फॉर्मूला, और उसमें ये देख करके आपको बताना है कि कौन से दांत बेबीज में एब्सेंट हैं, ठीक है। देखो बेबीज का फॉर्मूला होता है 2102
2102। कौन से एब्सेंट हैं? साफ साफ दिख रहा है आपको, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स बेबीज में 0 हैं, एब्सेंट हैं, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। एंड लास्ट वाले ये जो टीथ हैं ये 2 हैं, ठीक है, यानी कि इसमें भी विजडम टीथ नहीं है। क्लियर? तो ये इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे 2 + 1 3 4 5 ऊपर 5 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 20 टीथ हो गए, ठीक है। तो ये बेबीज का फॉर्मूला हो गया और ऊपर एडल्ट ह्यूमन बीइंग का फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच half of the upper and lower jaw in order incisor, canine, premolar and molar is represented by a dental formula which in human 2123/2123 the hard chewing surface of teeth made up of enamel. This is also important, ठीक है। च्यू करने के लिए हमारे दांत में एक्चुअली टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये हमारा टीथ हो गया। टीथ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर ये सबसे पतली लेयर होती है, ये होती है इनेमल की लेयर, ठीक है, जो व्हाइट कलर का हमारे दांतों पे चमकता है, ये होता है इनेमल। इनेमल के नीचे होता है डेंटाइन, और डेंटाइन के भी नीचे होता है सबसे अंदर जहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स आई रहती हैं, ये पार्ट होता है पल्प, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर च्यू करने के लिए सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होता है इनेमल। इनेमल ही मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। पूरी बॉडी में सबसे हार्ड क्या है? इनेमल, ठीक है। मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, आपको अपनी बुक को सुंदर बना के नहीं रखना है, उसे ऐसे ही रंगीन बनाना है, ठीक है। एकदम घिसपिच पूरी भर दीजिए उसे अच्छे से, क्योंकि बार बार 11th या बार बार 12th नहीं करनी होती किसी को, हम की कॉपी को बचाकर या बुक को बचाकर रखेंगे उसे, ठीक है। तो उसे हमें अच्छे से पढ़ना होता है, उसे कलरफुल करना होता है, सब कुछ लिख लेना होता है उसमें, और अच्छे से समझ लेना होता है हर चीज को। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनेमल हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन प्रोसेस क्या होती है? उसको च्यू करके एकदम पतला लुगदी जैसा बना देना, एकदम छोटा छोटा उसको। फिर उसके बाद टंग क्या करती है? उसके घुमा घुमा के सलाइवा में मिक्स करती है, और क्या बन जाता है? एकदम चिकना स्लाइमी एक बोलस, ठीक है। नेक्स्ट है टंग। दांतों के बारे में आपने देख लिया। नेक्स्ट है टंग। टंग के अंदर कोई भी बोन नहीं होती है। दिस इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। कैसा होता है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, और हमारी जो ओरल कैविटी है उसके फ्लोर से जुड़ा रहता है। किसकी हेल्प से ये जुड़ा रहता है? फ्रेन्यूलम की हेल्प से जुड़ा हुआ रहता है ये, ठीक है। फ्रेन्यूलम की हेल्प से ये जुड़ता है, और इसकी सरफेस पर छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं सर्कुलर से, जिन्हें क्या बोलते हैं? पैपिली बोलते हैं। इन्हीं पैपिली की हेल्प से ये टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि इन पैपिली में होते हैं टेस्ट बड्स, ठीक है। तो इन्हीं पैपिली की हेल्प से ये टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। Next, the oral cavity leads into a short pharynx which serves as a common passage for food and air. यहाँ पे इसे भी स्ट्रक्चर की हेल्प से समझेंगे। थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे इसके लिए भी हम। ये हमने बना लिया। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? ये फेरिंग्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये फेरिंग्स है जो कॉमन है। फूड यहाँ से आया, बकल कैविटी से या ओरल कैविटी से, ये फूड का टुकड़ा है, ये आया। यहाँ पे क्या है? ये फूड पाइप है, इस तरफ फूड पाइप है, और ये विंड पाइप है। क्लियर? तो ये फूड विंड पाइप में भी जा सकता है, इसके पास ऑप्शन है, और फूड पाइप में भी जा सकता है। लेकिन अगर फूड विंड पाइप में चला गया तो उस केस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस केस से बचने के लिए भगवान आपके बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर चीजें सेट की हुई हैं। कैसे सेट की हुई हैं? जो विंड पाइप का ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं ओपनिंग को? ग्लॉटिस। और उस ग्लॉटिस के ऊपर उन्होंने एक ढक्कन लगा दिया। जब एयर अंदर आएगी तभी वो ढक्कन ओपन होगा, नहीं एयर आएगी तो वो ढक्कन बंद रहेगा। उस केस में फूड के पास एक ही ऑप्शन बचा कि वो फूड पाइप में जाए। और इसके ढक्कन को क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर फ्लैप जैसा लगा रहता है उसे बोलते हैं इपीग्लॉटिस, ठीक है।
जो ओपनिंग है उसे ग्लॉटिस बोलते हैं और इस कवर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्लियर? इसके बाद ये फूड कहाँ चला गया फेरिंग्स से? ईसोफेगस में, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक एक्सटेंडेड थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि ओपन होगा जा करके स्टमक में। देखो यहाँ पर क्या क्या है, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। दोनों फूड पाइप यानी एसोफेगस एंड ट्रैकिया यानी विंड पाइप दोनों कहाँ ओपन हो रही हैं? फेरिंग्स में। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? विंड पाइप की ओपनिंग है, ट्रैकिया की ओपनिंग है और उसके ऊपर फ्लैप है ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस के अंदर फूड को जाने से रोकता है। क्लियर? फूड कहाँ चला गया? अब फूड चला गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। नेक में आगे की तरफ विंड पाइप होती है आपकी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कार्टिलेजिनियस जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये आपकी विंड पाइप है और विंड पाइप के जस्ट पीछे आपकी ईसोफेगस होती है, ठीक है। ईसोफेगस पीछे से पास होती है, थोरैक्स से होते हुए डायाफ्राम के पास एक जे शेप्ड बैग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टमक। ये जे स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। स्टमक कैसा होता है? मस्कुलर होता है, उसमें मसल्स बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। अभी हम जब आप स्टडी करेंगे जो मस्कुलर वाला पोर्शन है हमारा, या लेयर्स कितनी होती हैं इसकी वॉल में, तब मैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी जो स्टमक में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये ईसोफेगस कहाँ ओपन हो गई? आपके स्टमक में ओपन होती है। इससे ओपनिंग ऐसे भी नहीं होती डायरेक्ट, मतलब पाइप है और जाके सीधे फूड वहां चला जाएगा आपका स्टमक में, ऐसा नहीं होता है। फूड को भी रेगुलेट किया जाता है। किसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है? एक मस्कुलर इंस्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेट किया जाता है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्फिंक्टर, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। और इसी गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्फिंक्टर को और क्या बोलते हैं? कार्डियक इंस्फिंक्टर, ठीक है। कार्डियक इंस्फिंक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां पे ये इंस्फिंक्टर प्रेजेंट है उसके जस्ट पास में हार्ट प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। हार्ट के पास प्रेजेंट होने की वजह से इस इंस्फिंक्टर को बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। क्लियर? डायग्राम में भी देखते हुए साथ में चलेंगे। थोड़ा सा नीचे इसका डायग्राम है, डायग्राम से मैं समझा देती हूँ आपको, थ्योरी में भी आपको वही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है फूड की एंट्री को इन द स्टमक। और कभी खाना खाने के बाद अगर हम लेट जाते हैं तो भी स्टमक से खाना हमारा वापस ईसोफेगस या माउथ में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्फिंक्टर बैकफ्लो ऑफ फूड को भी रोकता है। और ये क्या है? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, या इसी को और क्या बोल रहे थे? कार्डियक स्फिंक्टर। क्लियर? कार्डियक स्फिंक्टर से फूड कहाँ आया? स्टमक के कार्डियक रीजन में। कहाँ आ गया फूड? कार्डियक रीजन में आया। 4 रीजन्स में स्टमक डिवाइडेड है। फर्स्ट कार्डियक रीजन जहां पे एंटर करता है फूड, ऊपर की तरफ उठा हुआ ये हिस्सा फंडस, एंड मेन सेंट्रल बॉडी को बोलते हैं बॉडी, एंड सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है जहां पे आफ्टर डाइजेशन फूड पास होने के लिए यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए आता है, उस रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, ठीक है। पाइलोरिक रीजन के पास भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को जाने को रेगुलेट करता है। इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इजी है नाम, पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। थ्योरी देख लेते हैं, हमारी कोई लाइन मिस तो नहीं हो रही से, ठीक है। A muscular sphincter gastroesophageal regulates the opening of esophagus into the stomach. The stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity. कहाँ situated है stomach? अपर लेफ्ट पोर्शन। लेफ्ट में क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है पूरी, जितना पेट है उसमें भी ऊपर की तरफ थोड़ा लेफ्ट में, ठीक है। इट हैज 4 मेजर पार्ट्स।
चार कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं? अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन्स, अ फंडस रीजन, अ फंडिक रीजन, body, the main central region and the pyloric portion which opens into the first part of small intestine. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डियोडिनम बोलते हैं। आगे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन को ही स्टडी करना है। यहाँ पर स्फिंक्टर नहीं लिखा हुआ है, तो यू हैव टू राइट डाउन कि यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर इसे रेगुलेट करेगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन्स। थ्री रीजन्स में से हम डिस्टिंग्विश करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन से थ्री रीजन्स होते हैं? फर्स्ट रीजन होता है डियोडिनम, जिसमें डायरेक्ट स्टमक से फूड एंटर करता है, डियोडिनम। सेकेंड रीजन होता है जेजुनम। जेजुनम का मीनिंग होता है एम्प्टी। इसका मीनिंग एम्प्टी क्यों होता है, अभी हम जब जेजुनम आएगा हमारी थ्योरी में तब मैं बताऊंगी। नेक्स्ट सबसे लास्ट रीजन होता है इलियम। ठीक है, लास्ट रीजन है इलियम। इसके बाद ये ओपन हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, थ्योरी देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन्स। अ शी शेप्ड डियोडिनम, सबसे पहले जो आता है शी शेप्ड रीजन डियोडिनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम। The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. Sorry, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका pyloric sphincter. इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम कहाँ ओपन हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में ये ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है? सीकम में। और यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है। अभी तक मैं स्फिंक्टर बोल रही थी ऊपर, अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ? वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होता है जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करती है, इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अभी हम इसके बाद स्ट्रक्चर करेंगे, जो ऊपर हमारा डायग्राम था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसे करेंगे। यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा बस फिनिश कर लेते हैं इस पार्ट तक, इसके बाद में हम करेंगे उसे। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, इट मीन्स यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? LI लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी मोटे मोटे अगर हम देखें तो तीन ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सीकम, जो कि एक ब्लाइंड सैक है, सीकम। उसके बाद में होते हैं कोलन, लेकिन कोलन को हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। एंड लास्ट पार्ट होता है इसमें रेक्टम। रेक्टम ओपन हो जाता है एनस में, रेक्टम में ही फीकस स्टोर होता है। थ्योरी देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन, हाइलाइटर ले ले। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक। स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, यानी एक तरफ ओपन होता है, दूसरी तरफ क्लोज्ड होता है ये। ठीक है, पूरी तरह से बंद होता है सीकम दूसरी तरफ। और जहां पर ये ब्लाइंड सैक होता है वहीं पर बहुत सारे सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बट जहाँ पे ये सिम्बियोटिक वर्ड लिखा हुआ है, सिम्बियोटिक का मीनिंग होता है प्लस प्लस का रिलेशनशिप। किन्हीं दो लोगों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को ही फायदा हो रहा है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सीकम में रह रहे हैं, यानी उन्हें शेल्टर मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, घर मिल रहा है वहां पे। और उसके बदले वो हमें क्या दे रहे हैं? उसके बदले वो हमें बीटा कॉम्प्लेक्स बनाकर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बीटा कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही जब हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाते होंगे तो डॉक्टर हमें बीकासूल का कैप्सूल भी देता है खाने के लिए साथ में। ऐसा क्यों करता है? वो बीकासूल क्यों देता है हमें खाने के लिए?
क्या जरूरत है हमें बीटा कॉम्प्लेक्स की, हम मेडिसिन ले रहे हैं हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं तो उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किल हो जाते हैं, तो साथ साथ ये सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सीकम में रह रहे हैं ये भी किल हो जाएंगे, और इनके किल होने से हमें ये नुकसान होगा कि जितने दिन हम वो मेडिसिन खाएंगे, वो एंटीबायोटिक्स खाएंगे, उतने दिन हमारे अंदर बीटा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो दूसरी प्रॉब्लम्स ना होने पाए इसलिए डॉक्टर हमें अलग से बीकासूल का कैप्सूल दे देते हैं। ठीक है, तो ये सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? सीकम में, जो हमारे बहुत यूज के हैं और हम उन्हें रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन यहाँ प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यही क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर आपसे पूछा था, मैंने बोला था आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन कौन से 2 वेस्टिजियल ऑर्गन हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा वेस्टिजियल ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पहला वेस्टिजियल ऑर्गन था मोलर टीथ और विजडम टीथ, सॉरी मोलर टीथ नहीं बोलेंगे, मोलर टीथ तो पूरे जो 3, 3, 6, 12 मोलर टीथ थे उसमें से 4 जो सबसे लास्ट के होते हैं वो होते हैं विजडम टीथ। ठीक है, विजडम टीथ आपके वेस्टिजियल ऑर्गन थे। और दूसरा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मेन जो फंक्शन था वो सेलुलोज का डाइजेशन करना था, बट अभी हम कुक करके खाना खाते हैं, उसका सेलुलोज के डाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस था वो खत्म हो गया है कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ एक वेस्टिजियल पार्ट बन गया हमारी बॉडी में, लेकिन इसका यूज हमारे पूर्वजों में रहा होगा तभी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे अपडेटेड वर्जन जैसे जैसे हमारे आते गए उनमें इसका यूज खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ये वेस्टिजियल पार्ट है और ये कहाँ से निकला होता है? सीकम से नीचे की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह निकला होता है। सीकम से अब कहाँ ओपन होगा? सीकम ओपन हो जाएगा कोलन में। कोलन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन। ठीक है, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। अब एक बार हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ऊपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे कितने सारे लाइंस में, एक एक लाइन आपके एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैंने इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ वीडियोस बनाए थे और साथ साथ में मैंने नीट का एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया था जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस थे, तो उसे मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर ऐड कर दूंगी जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वो अगर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो उससे आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि आपके एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें, सेकंड उसका डिफिकल्टी लेवल नीट का क्या रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट बनेगा कि आपको कितना डिटेल स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है या आप अभी ठीक पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना ही करना है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं एंड स्क्रीन पे आपके ऐड कर दूंगी। ठीक है, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बारी। कहाँ ओपन होता है अंदर? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, इसी को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। ठीक है, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में ओपन हो जाता है ये। माउथ कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, इसके अलावा प्रेजेंट है बहुत सारी ग्लैंड्स जिनसे सलाइवा सिक्रीट होता है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? चीक में प्रेजेंट होती हैं, पीछे की तरफ बिल्कुल ईयर के पास समझ लीजिए प्रेजेंट होती हैं, चीक में। ठीक है, नेक्स्ट है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। सबमैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लोअर जॉ के पास में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है लास्ट सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल टंग के नीचे प्रेजेंट होती हैं, बिलो द टंग। ठीक है, बिलो टंग, सॉरी, बिलो टंग प्रेजेंट होती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन कौन सी ग्लैंड है माउथ के अंदर प्रेजेंट? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये 3 ग्लैंड माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। माउथ के अंदर का मीनिंग होता है बक्कल कैविटी के तो बाहर होती हैं, बट इनका सिक्रीशन बक्कल कैविटी के अंदर आता है और इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम हैं? सलाइवा में एंजाइम हैं लाइसोजाइम एंड
सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। ये दो एंजाइम हैं, इनका यूज हम आगे स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है अभी। बकल कैविटी के बाद फूड कहाँ जा रहा था? फेरिंग्स में, जो कि कॉमन ओपनिंग थी फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। कॉमन ओपनिंग थी फॉर फूड एंड एयर। सब कुछ लिख लिया करो, डायग्राम में ही लिख लो, क्यों सजा के रखना है इस डायग्राम को, है ना। वैसे हमारा लिखना ही एक्चुअली डायग्राम को सजाने के बराबर है। एयर एंड फूड। उसके बाद कहाँ चला गया फूड? फूड चला गया ईसोफेगस में, जो कि लॉन्ग थिन एक्सटेंडेड पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और कौन सा मोमेंट चलता है, क्या है इंपॉर्टेंट ईसोफेगस में? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, ठीक है। लॉन्ग लेक्चर्स में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी लाइट चली जाती है, कभी प्यास लग जाती है ना। तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके आगे फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा, जो कि एक मस्कुलर पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होता है ये। ऐसे आपने फील भी किया होगा कि आप सुबह उठो तो आपको अपना टमी फ्लैट लगता है, या फिर आप फास्टिंग करो तो आपका अपना टमी फ्लैट लगता है। जब कम खाते हो तो पूरा टमी आपको फ्लैट लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टमक जो होता है बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, तो उस केस में एकदम श्रिंक हो जाता है जब इसके अंदर फूड नहीं होता है, और जैसे ही इसके अंदर फूड आता है ये फूल जाता है। तो इसलिए ये जो स्टमक है बहुत ज़्यादा मस्कुलर पार्ट है हमारी बॉडी का। उसके बाद ये कहाँ ओपन होता है? इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर से ये कहाँ ओपन होता है? एक सी शेप के स्ट्रक्चर में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। किसका फर्स्ट पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज डिओडिनम। डिओडिनम में इंपॉर्टेंट है कि डिओडिनम में ये देखो, यहाँ पे एक पाइप जैसी ओपन हो रही है, एक यहाँ से पाइप आ रही है, यहाँ पे एक कॉमन पाइप बन जा रही है। एक पाइप लीवर से और दूसरी पाइप पैंक्रियास से निकलती है और आगे जाकर एक में जुड़ जाती है और एक कॉमन पाइप बना लेती है या कॉमन डक्ट बना लेती है, जिसे बोला जाता है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि ओपन होती है डिओडिनम में। और इसमें क्या होता है? डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, प्लस एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट फूड के मीडियम को एल्कलाइन बनाने के लिए, ठीक है, यानी बाइल जूस प्रेजेंट होता है इसमें। और ये जो लीवर है और पैंक्रियाज है, ये दोनों क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये लीवर आपका ग्लैंड है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। लीवर से जो भी सिक्रीशन निकलता है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो क्या इकट्ठा होता है? बाइल गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है? यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है, और फिर यहीं से सिक्रीट किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गॉल ब्लैडर की। इससे क्या होता है? अगर हम फास्टिंग करते हैं या फिर हम डाइटिंग करते हैं पतले होने के लिए, डाइटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल भी फैट नहीं खा रहे हैं, जरा सा भी फैट नहीं खा रहे हैं, उस केस में क्या होता है? हमारी बॉडी में फैट नहीं जा रहा, तो अब बाइल जूस का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? वो कंसंट्रेट होता जाएगा, कंसंट्रेट होता जाएगा, और क्या बना लेगा? स्टोन्स। गॉल ब्लैडर की स्टोन्स बना लेगा वो। तो गॉल ब्लैडर के अगर स्टोन से बचना है तो आपको फैट खाना ही खाना है, ठीक है। और जब स्टोन्स बन जाती हैं तो क्या होता है? स्टोन्स को रिमूव करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, और कभी कभी गॉल ब्लैडर को भी रिमूव करना पड़ता है। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर क्या बोला जाता है? अच्छे से लिख लेना इसे प्रॉपर वे में। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज सिस्टेक्टोमी, ठीक है, सिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट है, अब यहां से तो नेक्स्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपका सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी दो लार्जेस्ट ग्लैंड तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही
असिस्ट करने में लगी हुई हैं। फर्स्ट लीवर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज के बाद में अब ये दोनों, डिओडेनम हो गया आपका कंप्लीट। डिओडेनम के बाद में फूड कहाँ जाता है, जेजुनम में। डिओडेनम के बाद फूड जाता है जेजुनम में, जो कि क्वाइल्ड पोर्शन है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी। जेजुनम का मीनिंग होता है एम्प्टी। एम्प्टी से क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब तक लिविंग है तब तक तो वो जैसे चल रही है वैसे चल रही है, बट आफ्टर डेथ भी उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिन्हें पोस्टमार्टम चेंजेस बोलते हैं। उसमें से ये भी एक चेंज है कि जेजुनम, आप कितना भी खाना खा के ऊपर गए हो, लेकिन आपका जेजुनम हमेशा खाली मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। कितना भी आपने खाना खाया हो, डिओडेनम में फूड हो सकता है, इलियम में फूड हो सकता है, बट जेजुनम में फूड नहीं होगा। और जेजुनम थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाएगी, बड़ी भी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पोस्टमार्टम चेंजेस, ठीक है। इसलिए जेजुनम को हम, इसका नाम जेजुनम पड़ा। क्लियर। लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, इलियम। इलियम होता है लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि मोस्ट क्वाइल्ड होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, विली, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन हमारा हो चुका है यहाँ तक। और डाइजेशन होने के बाद किसका काम आता है, एब्जॉर्प्शन का। और एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, विली करेंगे। विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें भी डिटेल में आप करोगे आगे। डायग्राम भी बना हुआ है नेक्स्ट पेजेस पे। तो विली के ऊपर प्रेजेंट होती है माइक्रोविली। और ये जो इसका एरिया है, सरफेस एरिया, वो इनॉर्मसली इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं, अराउंड 600 टाइम्स इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। 600 टाइम्स इंक्रीज कर देती हैं इसका सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, ठीक है। इलियम फर्दर ओपन हो जाती है सीकम में। ये स्मॉल ब्लाइंड सैक है इलियम के पास में ये। और यहाँ पे किस इंस्फिंक्टर, किस वाल्व से कंट्रोल होता है, इलियोसिकल वाल्व से कंट्रोल किया जाता है ओपनिंग को। ओपन हो जाएगी सीकम में। सीकम में ये लास्ट में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स लगी हुई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एक वेस्टिजियल पार्ट है। कैसा पार्ट है, वेस्टिजियल पार्ट है। और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे सिम्बियोटिक बैक्टीरियाज रहते हैं, सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सीकम में। सीकम के बाद में पार्ट आता है कोलन। कोलन, ये तुम्हारा इतना पूरा जो भी दिख रहा है इंटेस्टाइन में, ये सब कोलन है। इसे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ असेंडिंग कोलन, इस तरफ को जाता हुआ ट्रांसवर्स कोलन, नीचे की तरफ आता हुआ डिसेंडिंग कोलन, और ये मुड़ा हुआ फूला हुआ स्ट्रक्चर सिग्मोइड कोलन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर फीसस इकट्ठा हो जाता है, पचाया खाना यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं आपके रेक्टम। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, इस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। क्लियर। रेक्टम के अंदर जितनी देर आपका फीसस या इजेशन का मटेरियल जो आपका है वो इकट्ठा रहेगा, उतनी देर उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता जाएगा। और अगर ज्यादा देर इकट्ठा रह गया तो उस केस में क्या होगा, पोटी टाइट हो जाएगी आपकी, है ना। तो इसे टाइमली आपको रिमूव करना होता है। जैसे ही अर्ज ऑफ डेफिकेशन फील हो वैसे ही इसे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। ये कोई पेट में रखने की चीज नहीं है। वो अलग बात है, भगवान ने आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की क्षमता यहाँ पर दे रखी है। यहाँ की जो मसल्स हैं, रेक्टम एनस की जो मसल्स हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में वॉलेंट्री मसल्स एक तो आपके माउथ में प्रेजेंट होती हैं और सेकंड आपके एनस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी पोर्शन है सब का सब इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ अर्ज ऑफ डेफिकेशन को आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो, ये वॉलेंट्री है। क्लियर। सभी चीजों को नोट डाउन कर लिया करो, जितना भी एक्स्ट्रा बताया करूं, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया था हमारा। अब हम इसकी वॉल का स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे। वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है, कितने लेयर्स हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर से ही डायरेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी देखेंगे। 4 लेयर्स होती हैं इसमें, टोटल 4 लेयर्स होती हैं इसमें। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सिरोसा होती है। सिरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद में कौन सी लेयर आती है, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में कैसी है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल है और इनर सर्कुलर लेयर है, ठीक है, मस्कुलरिस।
मस्कुलरिस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्टमक के अंदर मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा मस्कुलर रीजन है। स्टमक कैसा है, बहुत ज्यादा मस्कुलर है। तो स्टमक में एक और लेयर होती है, स्टमक में एक और लेयर होती है ऑब्लिक मसल लेयर। ऐसे तो हम देख ही रहे हैं कौन कौन सी हैं, सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडिनल है, लेकिन स्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है। क्लियर? उसके बाद में कौन सी लेयर आ जाएगी, सब म्यूकोसा। सबसे इनर होती है म्यूकोसा लेयर, सबसे इनर होती है म्यूकोसा लेयर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कांटेक्ट में फूड किसके कांटेक्ट में रहता है, म्यूकोसा के कांटेक्ट में रहेगा फूड, क्योंकि अंदर का पार्ट कैसा है, हॉलो। एक पाइप ले लो, पाइप में 4 परतें हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। एक पाइप ले लो, 4 परतें हैं। सबसे अंदर की परत जो है, जिसके कांटेक्ट में कुछ भी रहेगा, जो भी आप पाइप में डालोगे, वो है आपकी म्यूकोसा, ठीक है। सबसे अंदर है म्यूकोसा। म्यूकोसा में गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करती हैं और म्यूकोसा लेयर को बचा कर रखती हैं एंजाइमेटिक एक्शन से, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है म्यूकोसा में, गॉबलेट सेल्स। सब म्यूकोसा में भी बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होती हैं, वे भी सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती हैं, जो कि म्यूकोसा लेयर के जस्ट पीछे है। जस्ट पीछे है इसलिए से क्या बोल रहे हैं, सब म्यूकोसा, ठीक है। और उसके ऊपर है आपकी मस्कुलरिस, सबसे आउटर है सिरोसा। सिरोसा लेयर मीजोडर्मल ओपनिंग की ओरिजिन की होती है। कैसी ओरिजिन होती है इसकी, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब होते हैं तो हमारे अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये जो सिरोसा है ये बनती है मीजोडर्म से, ठीक है। सिरोसा को हम एक्टोडर्म ऑफ विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्क्वेमोस सेल से बनी होती है, सिंपल स्क्वेमोस सेल से बनी हुई होती है। यहीं पर आप लिख भी सकते हो, लिख लो इसे, स्क्वेमोस सेल्स। ठीक है, देखो थ्योरी देखते हैं इसकी। सॉरी। The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers. कौन कौन सी लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ईसोफेगस से लेकर एनस तक, रेक्टम तक? फर्स्ट सिरोसा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। हाईलाइट कर लो इस पार्ट को, ठीक है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, हो गया। Serosa is the outermost layer and made up of a thin mesothelium. This is epithelium of visceral organs. ठीक है, किससे बनी होती है, thin mesothelium, जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। और इसे क्या बोल रहे हैं, विसरल ऑर्गन्स की एपिथेलियम। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जितने भी बॉडी की कैविटी में प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं, बॉडी कैविटी में प्रेजेंट ऑर्गन्स लाइक लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, किडनी हो गई, इन सब की जो आउटर लेयर बनाती है वो होती है सिरोसा, यानी कि विसरल ऑर्गन्स की एपिथेलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। एंड ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। मैंने बता दिया कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है ऑब्लिक मसल लेयर, स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यही आपका स्टमक, ठीक है, इसी के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी ऑब्लिक मसल लेयर। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका ब्लड, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। इसके अलावा इसमें क्या होती है, नर्व्स भी होती हैं। मेन आपका ब्लड एंड लिम्फ इसमें प्रेजेंट होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू लिखने का मीनिंग सीधा सीधा यही है, ब्लड एंड लिम्फ प्रेजेंट है इसमें। इन डियोडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिया वहीं पर कि इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं डियोडिनम में, सब म्यूकोसा में ही।
द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर क्या बनाती है? एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन की जो लाइनिंग है उसे म्यूकोसा बनाती है। ल्यूमेन यानी खाली जगह, ठीक है। और यही लेयर, ये जो लेयर है म्यूकोसा की, इसी म्यूकोसा की लेयर ये हमेशा इर्रेगुलर होती है, इस तरह से होती है ना। अभी देखिए हमने डायग्राम में देखी, इर्रेगुलर है, फोल्ड 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 बहुत सारे इसमें हैं। ये फोल्ड अलग अलग जगह अलग अलग नाम से होते हैं। जैसे कि ये फोल्ड जब स्टमक में प्रेजेंट है, ये फोल्ड जब स्टमक में प्रेजेंट है तो इन फोल्ड्स को बोलता है रगी, ठीक है। क्या बोलते हैं? इस फोल्ड को रगी बोलते हैं जब ये स्टमक में प्रेजेंट है। और यही फोल्ड जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में देखते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में भी कुछ थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं, इलियम में इनकी जो क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे इन्हें क्या बोला जाता है? विली। और विली का क्या फंक्शन है? विली का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके अलावा विली में, विली का स्ट्रक्चर अभी आएगा डिटेल में, अगर आप देखोगे तो इस तरह से विली में और फर्दर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। इन फर्दर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है? माइक्रोविली, ठीक है। ये मेन जो हो गई ये विली है, मेन वाली विली है, और ये है माइक्रोविली। माइक्रोविली इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है और सरफेस एरिया को इनॉर्मसली इंक्रीज करती है। थ्योरी देखो, द सेल lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilling, giving a brush border appearance. Since these modifications increase the surface area enormously, villi are supplied with a network of capillaries. ठीक है, विली में क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और इसके अलावा एक लैक्टियल भी प्रेजेंट होती है। इनका क्या यूज है यहाँ पर इतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स का? क्योंकि हम क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं विली में, अभी मैंने बताया आपको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। जब न्यूट्रिएंट्स को जहां एब्जॉर्ब करेंगे उसे न्यूट्रिएंट्स को लेके तो जाना होगा कहीं, लेके जाने के लिए क्या यूज करेंगे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज व्हाट? ब्लड। बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी क्या है? ब्लड है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल के पास ले करके जाएगा। तो एब्जॉर्ब करने के लिए विली में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, एंड एक लैक्टियल प्रेजेंट होती है जो कि एक लिम्फ वेसल है, वो प्रेजेंट होती है फैट के लिए। क्योंकि फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है आपके लैक्टियल में। लैक्टियल फिर उसे ब्लड सर्कुलेशन में डाल देती है। क्लियर? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है बेटा, नोट डाउन करो इसे अच्छे से। ठीक है, ब्लड बाकी सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सभी का एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो रहा है। फैट के जितने भी मोनोमर्स हैं यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इनका कहाँ पे हो रहा है एब्जॉर्प्शन? लैक्टियल में, जो कि एक लिम्फ नोड है। ठीक है, लिम्फ वेसल है, और लिम्फ वेसल बाद में यानी लैक्टियल बाद में ब्लड में वो सिक्रीशन डालती है। क्लियर? नोट डाउन कर लो। विली आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज वेसल कॉल्ड द लैक्टियल इज प्रेजेंट। उसके बाद में है म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स। ये आया हुआ क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, इसे भी इंपॉर्टेंट नोट डाउन करो। ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट कर लो। गॉबलेट सेल्स, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक। ठीक है, म्यूकोसा में जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं, जिनसे हार्मोन्स एंजाइम सिक्रीट होते हैं एंड HCl भी सिक्रीट होता है। एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विली, ये विली है, ये विली का डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका बना हुआ है। विली के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज बनी हुई है, और ये येलो कलर की बीच में एक लैक्टियल बनी हुई है। ठीक है, विली है, लैक्टियल है, कैपिलरीज हैं, और इनके बीच बीच में क्रिप्ट्स हैं। ये देखो क्रिप्ट्स बने हैं। क्रिप्ट्स मतलब दो विली, एक ये विली है और एक ये विली है, इसके बीच में ये बहुत गड्ढा सा बना हुआ है, धसी हुई है विली बीच में। यहाँ पर ये जो धसा हुआ पार्ट होता है इसे बोला जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन।
ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, हाईलाइट करो इसे, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में पूरी ये चारों पार्ट्स एक जैसे नहीं रहते हैं। अभी आप देख ही रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली बना ले रहे हैं, स्टमक में रगी बना ले रहे हैं, स्टमक मस्कुलर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर भी प्रेजेंट है जो कि है ऑब्लिक मसल लेयर, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल के। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। सैलिवरी ग्लैंड्स देख ली थी हमने, जब स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो सैलिवरी ग्लैंड्स देखी हमने, उसके बाद में लीवर एंड पैंक्रियाज, यही 3 ग्लैंड्स हमें यहाँ पे स्टडी करनी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैंक्रियाज। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। कौन कौन से आपने देखे थे ऊपर, द पैरोटिड्स विच आर प्रेजेंट इन चीक्स, द सबमैक्सिलरी, द सबमैंडिबुलर, इन्हीं को हम मैंडिबुलर भी बोलते हैं, सबमैक्सिलरी का ही दूसरा नाम है सबमैंडिबुलर। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लोअर जॉ में। एंड द सबलिंगुअल्स बिलो द टंग, ठीक है। ये सब हमने ऊपर कर लिया है, ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बार बार लेंदी करने की जरूरत नहीं है लेक्चर को, ठीक है। These glands situated just outside the buccal cavity secretes salivary juice into the buccal cavity। ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैम ने पहले ही बता दिया आपको, है ना। तो बस थ्योरी एक बार रीड आउट करो, सब कुछ आपको लर्न हो जाना है। नेक्स्ट देखते हैं लीवर। इस पैरा में लीवर के बारे में दिया हुआ है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, वेट होता है इसका अराउंड 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन, और ये सिचुएटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक के दूसरे साइड, है ना, डायफ्राम के नीचे। और इसमें 2 लोब होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लोब कैसे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। राइट लोब से इसमें हिपैटिक डक्ट निकलती है, ठीक है। द हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। कॉर्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपके ये शायद दिया हुआ नहीं है कि इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जिसमें से राइट लोब से आपके हिपैटिक डक्ट निकलती है, राइट लोब से हिपैटिक डक्ट निकलती है। वैसे दोनों लोब से एक एक डक्ट निकलती है, बट जो आपका मेजर या बड़ा पोर्शन होता है वो राइट लोब होता है एंड हैज 2 लोब्स, लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। यहाँ बहुत एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मैमिलियंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्लिसन्स कैप्सूल जो होते हैं वो सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं और किसी में भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, किसी दूसरे एनिमल में होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ग्लिसन्स कैप्सूल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि ये मैमिलियंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्लिसन्स कैप्सूल, नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट है द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in the thin muscular sac called the gallbladder. I already told you the duct of gallbladder यानी cystic duct। cystic duct एकदम याद आ गया आपको, सिस्टेक्टोमी, गॉल ब्लैडर का रिमूवल, है ना। गॉल ब्लैडर का रिमूवल क्या था, सिस्टेक्टोमी। और ये क्या है, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से निकल रही है। यानी सिस्टिक वर्ड जो यूज करते हैं हम, ये किसके लिए यूज करते हैं, गॉल ब्लैडर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बोलते बोलते मेरे भी गला सूख जाता है। Along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct। मैंने बताया था यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। ये हिपैटिक डक्ट आती है जो कि लीवर से forms the common bile duct. The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct। hepatopancreatic duct स्ट्रक्चर में देखो आप, इसे अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम तो मतलब बायोलॉजी की जान है, डायग्राम है ना।
डायग्राम की आपको भर भर के प्रैक्टिस करनी है, अलग से नोटबुक बना लो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम प्रैक्टिस के लिए, है ना। ये देखो लीवर तो बनाया नहीं इन्होंने, गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है इनकी। लीवर बनाना चाहिए था इनको, ये हम बना लेंगे बड़ा सा लीवर यहाँ पे ऐसे करके, कुछ छाते जैसा बन गया बेटा, चलो कोई बात नहीं, समझ तो गए ना ये लीवर है, ये राइट, इसका राइट लोब्यूल है एंड दिस इज द लेफ्ट लोब्यूल। ऐसे करके देखते हैं ना, उल्टा करके अगर देखेंगे इसके सामने तो ये राइट होगा एंड दिस इज द लेफ्ट। दोनों से एक एक डक्ट निकली है जो कि आगे जाके एक हो गई है, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, डक्ट्स फ्रॉम द लिवर, दोनों से एक एक डक्ट निकल आई। और यहाँ से जो बाइल जूस निकला वो कहाँ स्टोर कर दिया जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। स्टोर एंड कंसंट्रेशन का काम होता है, सॉरी, स्टोर एंड कंसंट्रेशन का काम होता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। सब कुछ याद करते चला करो, जब भी मैं बोला करूं लीवर का नाम लूं तो लीवर की जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो सब आपके माइंड में आ जानी चाहिए। गॉल ब्लैडर का नाम लूं वैसे ही गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सारी चीजें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। व्हाट इज गॉल ब्लैडर स्टोन, सिस्टेक्टोमी एंड यूज ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, ये सब आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर क्या होती है, सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर से निकलती है उसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट निकली, इसके थ्रू क्या आएगा, बाइल, कॉमन बाइल डक्ट है ये, ठीक है। ये बाइल लेकर के आ रही है ग्रीन ग्रीन कलर की, बट ये सी शेप के इस स्ट्रक्चर में डायरेक्टली ओपन नहीं होते हुए दिख रही है ना, ये यहीं तक है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, ये है पैंक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ये पैंक्रियाज है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी की। ये यहाँ से अपना सिक्रीशन लेकर आती है, व्हाइट कलर की जो दिख रही है, और ये भी यहाँ पर लीवर की डक्ट से मिल जाती है, और ये एक कॉमन यहाँ पर बन गई, कॉमन डक्ट बन गई जो कि डिओडिनम में ओपन होती है, इसे बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, विच इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या बोलते हैं इसे, इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एक काम करना आप लोग, सारे स्फिंक्टर एक जगह लिख लेना, ठीक है, सारे स्फिंक्टर लिखना, कौन कौन से स्फिंक्टर हमने देखे हैं, कहाँ कहाँ पे देखे हैं, सारे लिखना, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, करते हो होमवर्क, अब नहीं करते हो, गंदी आदत है, करना चाहिए ना होमवर्क आप लोगों को, सारे आपको लिखने हैं, स्फिंक्टर, वॉल्व, वेस्टिजियल पार्ट्स, ये सारा आपको लिखना है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। The pancreas is a compound, both exocrine and endocrine, both exocrine and endocrine। ये देखो एक important word हमें यहाँ पे मिल गया, क्या, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ यहाँ पे क्या है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं, एक्सो लिखो, जो डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं, जिनके पास अपनी डक्ट होती है खुद की, ठीक है। और दूसरी होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनके पास अपनी डक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली डालती हैं ब्लड के अंदर। जब हार्मोन्स आप स्टडी करेंगे तो इन्हें हम डिटेल में वहां पे करेंगे। एक्सोक्राइन कैसी होती है, डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट डिजायर्ड टारगेट के पास लेकर के जाती हैं, ठीक है। इनको ब्लड वगैरह के किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो पैंक्रियाज है ये दोनों टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। यहाँ पे हमने देख लिया इसके पास पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट है यानी कि डक्टेड है, ये एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये एंडोक्राइन फंक्शन कब परफॉर्म करती है, जब ये हार्मोन सिक्रीट करती है। इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी सी ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनसे सिक्रीट होता है, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसमें अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती हैं, जहां से सिक्रीट हो रहा है इंसुलिन जो कि ब्लड में डाला जाता है, दूसरा सिक्रीट होता है ग्लूकेगॉन, ये भी ब्लड में डाला जाता है सिक्रीशन। तो ये फंक्शन हो गया इसका एंडोक्राइन फंक्शन। और दूसरा जो ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, वो होता है इसका एक्सोक्राइन फंक्शन, ठीक है। द पैंक्रियाज इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन।
elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum. duodenum कैसा है? C-shaped. ये जो C है उसके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है duodenum. ठीक है. The exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes and the endocrine function या portion secretes hormone, insulin and glucagon. Clear? नेक्स्ट अब हम डाइजेशन देखेंगे. डाइजेशन को आज हम स्टडी नहीं करेंगे, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा. यू हैव टू टेक सम ब्रेक, क्योंकि एक बार में करने में क्या होता है, लास्ट में हमारी इफिशियंसी बहुत कम हो जाती है. मैं तो आपको करा दूंगी, मेरे लिए क्या दिक्कत है, बट आपकी इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगी. आपको हमेशा रूल फॉलो करना है 50 and 10 का. ठीक है, अच्छे से पता होगा 50 and 10 का स्टडी के लिए रूल क्या होता है. 50 and 10 रूल में क्या होता है, 50 मिनट आपको स्टडी करना, देन 10 मिनट की रेस्ट लेनी है, फिर आपको 50 मिनट स्टडी करना है, देन 10 मिनट की रेस्ट लेनी है. तो पार्ट 2 में हम मिलेंगे. 10 मिनट के बाद भी आप प्ले कर सकते हो पार्ट 2. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय. एंड स्क्रीन पे आने वाले ये जो लेक्चर्स हैं इनको भी आप एक बार देख लो, टेस्ट भी कर सकते हो आप. ठीक है, तब तक के लिए फिर बाय बाय, कीप वॉचिंग.